हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, आपका हमारी आज की क्लास में स्वागत है। आज हम सामाजिक बुराइयों के पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं। हमारे 2 टॉपिक इसमें क्लियर हो चुके थे, जिसमें पहला था बाल श्रम, दूसरा था बाल विवाह। आज है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में देखते हुए। आज कई स्त्रियां इस वजह से प्रताड़ित हो रही हैं और बहुत समस्याएं सामने आती हैं, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। आइए बेटा, दहेज का अर्थ क्या है? अगर हम साधारण भाषा में दहेज के अर्थ की बात करें तो बहुत बड़ा है ये अर्थ। अगर हम किताबी ज्ञान की बात करें तो बहुत छोटे से मामूली सी चीज को दहेज कहा जाता है। परंतु बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दहेज क्या है। दहेज वर पक्ष द्वारा शादी करने पर मांगी गई डिमांड या की गई डिमांड को दहेज कहते हैं। जैसे कि एक वर है जो क्या लग जाता है बेटा, जॉब लग जाता है। क्या लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जॉब लग जाता है। कौन सी जॉब? गवर्नमेंट। भाई ये एक बहुत बड़ी पाप मानता हूं मैं गवर्नमेंट जॉब को, कि आप गवर्नमेंट जॉब लगते ही आपकी डिमांड बढ़ने लग जाती है। लड़की के पिता से लड़के का पिता बोलता है कि हमें तो सर 11 लाख रुपए और कार चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मकान भी चाहिए। अब बेटा बोलेंगे क्यों, आप इनका क्या करोगे? तो लड़के का पिता बोलता है कि 11 लाख रुपए तो हम उसमें होंगे कि जो हम तेरी बेटी को ला रहे हैं तब खर्च होंगे, उसमें वसूल होंगे। ठीक है, कार तो तेरी बेटी ही घूमेगी, मकान में तेरी बेटी ही रहेगी। अरे फिर तुम शादी क्यों कर रहे हो, विवाह क्यों कर रहे हो जब तुम्हें दहेज चाहिए? तो मत करो ऐसे काम जिसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा हो। रखो अपने बच्चे को कमाना, पता चल जाएगा क्या होता है दहेज। ठीक है, तो ऐसी चीजें करने से पहले एक बार सोचे कि दहेज ना ले। ठीक है, दहेज का अर्थ जो हमने लिखा है उसकी भाषा में बात करें तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए जो चल या अचल, मतलब चल यानी होता है मेरे प्यारे बच्चों गाड़ी। क्या होती है? गाड़ी। अचल यानी होता है मेरे प्यारे बच्चों मकान। मतलब जो चलता है वो तो गाड़ी चलती है, अचल में मकान नहीं चलता है। अचल संपत्ति ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। दोबारा समझने की कोशिश करना। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए जो चल या अचल संपत्ति ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक उदाहरण दे के समझा रहा हूं मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण दे के समझा रहा हूं कि कैसे दहेज लिया जाता है। भाई एक लड़का था, क्या नाम है उसका? मोहित। क्या नाम है? मोहित। उसके पिताजी बोलते हैं, ये क्या बन जाता है बेटा? आपकी तरह ही एक अध्यापक बन जाता है। अध्यापक बनने के बाद इसके पिता बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मैं तो इस दुनिया का राजा हूं। अरे तेरी औकात नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब मोहित जब बन गया अध्यापक तो इसके पास आता है रिश्ता किसका? शीला का। ठीक है, अब अध्यापक बनने के बाद में उसके पिता की डिमांड बढ़ जाती है और वो बोलता है कि हमें तो क्या चाहिए? 11 लाख रुपए। क्या चाहिए? 11 लाख रुपए, मकान, कार, सोना। बेटा मान लो आप 11 लाख रुपए ले लोगे, ठीक है, तो ये सब जो चीज है वो क्या है बेटा? एक दहेज है। क्या है? दहेज है। परंतु मैं उन दहेज के लालचियों से एक बात कहना चाहूंगा कि तू 11 लाख तो ले लेगा, सुख ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। बेटा जो बंदी अपने साथ 11 लाख रुपए लेके आ रही है वो घर का काम क्यों करेगी? बताओ मेरे को। नहीं करेगी। ठीक है, जो बच्चा मकान मांग रहा है तो आप एक चीज सोचो कि जब वो मकान मांग रहा है तो उसके पास तो मकान होगा ही नहीं पहले से। ठीक है,
दूसरी चीज ये देखने की बात है कि आप कार मांग रहे हो, अरे भैया कार तो मांग ली पर उसको चलाना भी आता है तेरे को, सोना चांदी बनाने की तेरी औकात नहीं है तो दूसरे वाले से क्यों मांग रहा है? तो ये क्या है? दहेज है। ठीक है, अब हम इसकी शर्तों पे जब बात करते हैं कि दहेज की शर्तें कब और कैसे रखी जाती है, तो बेटा ध्यान देना, पहली शर्त रखी जाती है विवाह से पूर्व। ठीक है भाई, आपने विवाह रोपा, जैसा मैंने ये बताया कि उसने बोला कि 11 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, सामने वाली पार्टी को अगर मंजूर है तो वो शादी कर देगा, मंजूर नहीं है तो नहीं करेगा। तो इस शर्त पे तो हम भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि चलो ठीक है, परंतु दहेज बहुत बुरी चीज है। दूसरी शर्त होती है विवाह के दौरान, जैसे कि बच्चे कब हो रहे हैं, क्या फेरे फेरे आपके लोग देखते होंगे, बारात आने के बाद में 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि को साक्षी मान के। फेरे होने के समय पर दूल्हे के पिता बोल देते हैं कि हम तो शादी तब करेंगे जब तुम हमारे बच्चे के नाम एक मकान कर दोगे, हमारे बच्चे को 50 लाख रुपए दे दोगे, कार दे दोगे। तो वो भी एक क्या है, बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, दूसरा कि विवाह के पश्चात, बेटा ये सबसे बड़ा पाप है, जो विवाह के पश्चात मांगा गया है यही सबसे बड़ा क्या है, पाप है। कैसे पाप है कि विवाह के पश्चात जब मांगा गया है तो उसमें बच्ची को घर ले जाया जाता है और घर ले जाने के बाद में उसे पीड़ा दी जाती है, उसे टॉर्चर करा जाता है ना, वो सबसे बड़ा पाप है। तो ये भी क्या है, एक पाप है। चलो इन दोनों पर हम थोड़ा सा सहमत होते हैं कि सामने वाली पार्टी उसके लिए मना कर देगी, परंतु ये तो सबसे बड़ा पाप होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस बारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं दहेज निवारण हेतु जो कानूनी प्रावधान बनाए गए थे उनके बारे में। बेटा जब आप दहेज ले रहे हो तो दहेज का केस भी लगेगा। अब केस लगेगा तो कौन सी आईपीसी धारा लगेगी, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, किसके लिए क्या प्रावधान बनाया गया था, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान पर। इसके लिए बनाया गया क्या, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया गया था। याद करने की चीज है कि जो पहला प्रावधान बना था वो कौन सा था, दहेज निषेध अधिनियम 1961 को मंजूरी कब मिली, इसको मंजूरी मिली थी मेरे प्यारे बच्चों 20 मई 1961 में। ठीक है, मंजूरी मिली तथा 1 जुलाई 1961 में लागू हो गया था। इसके उल्लंघन करने पर क्या था, ये 5 वर्ष की सजा तथा 15,000 का क्या बेटा, जुर्माना। अब बेटा पहली चीज याद करनी क्या है कि दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान जो बनाया था वो कौन सा था, दहेज निषेध अधिनियम 1961। पहली मंजूरी कब मिली बेटा, इसको 20 मई 1961 को। लागू कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 1 जुलाई 1961 को लागू हो गया। अभी बात करते हैं कि इसमें कितनी वर्ष की सजा थी, 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना। मतलब ये था मेरे प्यारे बच्चों समझने की चीज कि अगर कोई दंपति अपने ससुराल पक्ष पर केस लगाती है तो उनको 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना दिया जाएगा। किसके अनुसार, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे हम बात करते हैं दहेज के लिए आईपीसी धारा 1860 में प्रावधान ये बने थे। पहली थी धारा 498 ए। ठीक है, उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष का प्रावधान। उत्पीड़न क्या होता है बेटा, समझना कि कोशिश करना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा क्योंकि आप भी सामाजिक जीवन ही जी रहे हो जिस प्रकार हम जी रहे हैं। कि 2 बच्चों की होती है शादी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको कि उसके तीसरा टॉपिक कि विवाह के पूर्व, है ना, विवाह के समय, विवाह के बाद। तो जब विवाह हो जाता है तो उस बच्ची के साथ मारपीट की जाती है, बोला जाता है कि दहेज लाओ। तो ऐसा जब काम होता है विवाह के बाद, जब उसके साथ ऐसी टॉर्चर की जाती है, उसको मारा जाए, पीटा जाए,
और वो लड़की पुलिस पे जाकर उसको दहेज का केस लगा ले, तो उसके लिए कौन सी धारा का प्रावधान होगा मेरे प्यारे बच्चों? धारा 498A। इसके अंतर्गत क्या होगा? 3 वर्ष की क्या होगी? सजा होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगी? सजा। याद करने की चीज है, धारा 498A के अंतर्गत क्या होगा? उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष की प्रावधान। उत्पीड़न मतलब मारना, पीटना, टॉर्चर करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं धारा 304B। धारा 304B के अंतर्गत क्या है? 7 वर्षों के अंतर्गत मृत्यु पर 7 वर्ष की सजा। मतलब अगर 7 वर्ष तक लड़की की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। और लड़की पक्ष के द्वारा, वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष पर क्या कर दिया जाता है? दहेज का केस कर दिया जाता है, तो क्या होगा बेटा? 7 वर्ष की सजा होगी। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ पैसा लेने के लिए इसका गलत उपयोग करते हैं। मान लो अगर बच्ची की मृत्यु होती है किसके द्वारा? बीमारी के द्वारा या किसी अन्य कारणवश, और वो क्या कर देते हैं कि लड़के पक्ष पर क्या कर देते हैं? केस कर देते हैं, है ना, कि हमें हमारा मुआवजा मिल जाए या इनको सजा मिले। तो उसके बदले में उनको क्या मिलती है? 7 वर्ष की सजा। वो गलत है, ठीक है। परंतु बेटा ये नियम किसमें है? धारा 304B में। अगली है मेरे प्यारे बच्चों धारा 406। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? धारा 406। इसमें क्या है? तलाक होने पर संपत्ति का लौटाया जाएगा, उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर व्यक्ति तलाक लेता है तो वधू पक्ष के द्वारा जो भी कुछ दिया गया है गिफ्ट के तौर पर या दहेज या फिर दहेज, तो क्या होगा? ये सब कुछ देने के बाद में वधू पक्ष को ये सब कुछ दिया जाएगा और उसे पालन पोषण के लिए भी पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब शर्तें मान्य होती है। अब आपको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, कि दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1961 में। मंजूरी कब मिली? 20 मई 1961 में। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को। और एक चीज याद, कश्मीर में भी लागू हुआ था अपने साथ साथ ये बेटा, कश्मीर में भी लागू हुआ था। जुर्माना क्या है? 5 वर्ष की सजा तथा 15,000 रुपए जुर्माना है। ठीक है, फिर दहेज के प्रावधान जो है भैया, इस प्रावधान में आईपीसी धारा ये लगेगी। अगर बच्ची के साथ मारपीट की जाती है दहेज के लिए तो 3 वर्ष की सजा है। कौन सी धारा के अनुसार? 498A। 400 धारा 304 बोलती है कि 7 वर्षों के अंतर्गत अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है और दहेज का केस लगाया जाता है तो 304B के अनुसार 7 वर्ष में मृत्यु होने पर 7 वर्ष की सजा होगी। धारा 406 बोलती है कि तलाक होने पर संपत्ति लौटाई जाएगी और उनका समझौता किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं अगला। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक आता है अपना चोरी। चोरी क्या होती है? चोरी में कौन सी सजा होती है? चोरी की क्या परिभाषा होती है? इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चोरी क्या है? चोरी संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। मतलब किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी आज्ञा व अनुमति के बिना अपने पास रख लेना, वो ही चोरी कहलाती है। चोरी क्या है? दूसरा, आपका मन कर रहा होगा सर पूरी डिटेल में समझा दो इसको, एक क्लास में खत्म कर दो चोरी का मैटर, तो 1 सेकंड दे दो बस, चोरी का मैटर खत्म है, शॉर्ट एंड स्वीट। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना सहमति या स्वतंत्रता के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है तो उसे चोरी कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना सहमति या स्वतंत्रता के अपने पास रख लिया जाता है उसे चोरी कहते हैं। मतलब समझना, राम की साइकिल, ठीक है, राम की साइकिल थी, स्कूल में खड़ी थी। ठीक है, कहाँ पे खड़ी थी मेरे प्यारे बच्चों? स्कूल में खड़ी थी। भानु आता है और उठा ले जाता है,
ठीक है। अब जो भानु इसको उठा ले गया बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे, तो इसने क्या कर ली, इसकी क्या कर ली बेटा मेरे प्यारे बच्चों, चोरी कर ली। भानु ने क्या कर ली, चोरी कर ली। ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे, चोरी कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं चोरी के लिए जो धाराएं बनाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। आईपीसी की धारा 378 से 462 में प्रावधान है, परंतु आईपीसी की धारा 378 से 462 में प्रावधान है। रट लोगे, नहीं रट पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, नहीं रट पाओगे, मेरे खुद के याद नहीं है, बताओ। तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट तरीका है इसका याद करने का, जितना आपसे पूछा जाएगा उतना। आईपीसी की धारा 378 क्या बोलती है, आईपीसी की धारा 378 यही परिभाषा देती है जो मैंने लिखी है, जो मैंने अभी आपको समझाई थी। आईपीसी की धारा 378 परिभाषा देती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना सहमति या स्वतंत्रता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, उसे ही आईपीसी की चोरी कहते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर आईपीसी की धारा तो ये कहती है, मान ली, और यहां भी मैंने लिख रखा है कि आईपीसी की धारा 378 में चोरी को प्रावधान दिया गया है। अब बेटा मेरे प्यारे बच्चों समझने की बात है आगे, आईपीसी की धारा 378 तो ये कहती है, पर आईपीसी की धारा 379 चोरी की सजा को दर्शाती है। क्या करती है, चोरी की सजा को दर्शाती है मेरे प्यारे बच्चों। आईपीसी की धारा 379 चोरी की सजा को दर्शाती है, वह कहती है कि 3 वर्षों की जेल है, 3 वर्षों की जेल है, यह सजा है। आईपीसी की धारा 379 इसको दर्शा के कहती है कि 3 वर्षों की क्या है, जेल या सजा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आईपीसी की धारा 379 कहती है कि 3 वर्षों की जेल या सजा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 390 क्या कहती है। आईपीसी की धारा 390 कहती है कि डकैती जो होती है वो किस में आती है, आईपीसी की धारा 390 में आती है। तुम 3 ये धारा याद कर लेना, तुम्हारा मैटर क्लियर। ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर आपको 3 धारा याद करनी है। धाराएं कैसे याद करनी है समझ लेना। चोरी क्या होती है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध चोरी कहलाता है। आईपीसी की धारा 378 क्या बोलती है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना सहमति या स्वतंत्रता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, उसे चोरी कहते हैं। कौन सी कहती है, आईपीसी की धारा 378। आईपीसी की धारा 379 कहती है कि जो व्यक्ति चोरी करता है, जैसे कि भानु ने चोरी की, अब भानु का चोरी का केस खा गया बेटा पुलिस के पास। अब पुलिस इसको क्या करेगी, राम के द्वारा पुलिस के पास जाया गया और यह चोरी का केस जो हुआ उसमें पुलिस क्या करेगी, आईपीसी की धारा 379 के तहत, आईपीसी की धारा 379 के तहत 3 वर्षों की क्या देगी, जेल सजा। ठीक है, आईपीसी की धारा 390 क्या बोलती है, डकैती, जो कि तुम्हारे चैप्टर में नहीं है। आगे हम बात करते हैं आपके धूम्रपान और नशाखोरी की। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आपका लास्ट टॉपिक जो है धूम्रपान और नशाखोरी, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यह बहुत बुरी लत है, एक बार अगर किसी को लग गई तो वो छूटती नहीं, लोग इससे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, धूम्रपान और नशाखोरी, सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 को बेटा नाम याद रखना, सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 को 2 अक्टूबर 2008 को लागू किया गया। इसके उल्लंघन पर 200 रुपए का क्या रखा गया, जुर्माना या प्रावधान रखा गया। मतलब सार्वजनिक मतलब जो स्थान सरकारी है उसका तो ठीक है, परंतु जो स्थान अगर सार्वजनिक है और जहाँ पर बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, अगर वहां पर गुटखा बेचना है या फिर कुछ भी करना है तो आपको जुर्माना 200 रुपये तय किया गया है। ठीक है, फिर दूसरा यह है कि जो सरकारी जो स्थान है बेटा,
जैसे कि विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, नगर पालिका क्षेत्र हैं या कुछ भी है, उनसे 100 मीटर 200 मीटर दूरी पर ही धूम्रपान बेचा जाएगा। उसके लिए 200 रुपये जुर्माना है अगर 100 मीटर 200 मीटर के पास में आप बेचते हो तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं सिनेमोटोग्राफ अधिनियम 1952 के। इसमें क्या होता है बेटा, 1952 के अनुसार प्रत्येक धूम्रपान कंपनी को 85% पैकेट पर एक विचित्र प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करना होगा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है मेरे बच्चों, हानिकारक है। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करना होगा। आपने आपके किसी भी गुटखे के या किसी भी धूम्रपान वाली चीज पर देखना ये चीज लिखा होगा धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और कुछ एक विचित्र प्रकार का निशान बना होगा कि ताकि लोग इसको समझ सके। ये किस धारा के अनुसार बताया गया था मेरे प्यारे बच्चों, सिनेमोग्राफ अधिनियम 1952 के अनुसार इसको दर्शाया गया है कि 85% पैकेट पर आपको ये करना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए इन 3 दिन की सामाजिक बुराइयों वाली टॉपिक पर। ठीक है, पहला हमने किया क्या, बाल श्रम। दूसरा हमने किया मेरे बच्चों बाल विवाह। ठीक है, तीसरा हमने कर लिया मेरे प्यारे बच्चों दहेज प्रथा। चौथा हमने किया मेरे प्यारे बच्चों चोरी, उसमें ही कर ली थी डकैती भी। ठीक है, पांचवा हमने किया मेरे प्यारे बच्चों धूम्रपान। ठीक है, इन सभी टॉपिक को याद करें, समझें अच्छे से। आपको हमारी क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और रेगुलर बने रहें, थम्स अप दबाएं।